नमस्कार और स्वागत है आपका बातचीत के पहले एपिसोड में। बातचीत के इस सेगमेंट में हम लोग अलग अलग एक्सपर्ट से अलग अलग मसले पर अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे और एक सही निष्कर्ष की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। बातचीत की पहली कड़ी में आज हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो है कोरोना महामारी को लेकर। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रशांत कुमार चौधरी, जो सीनियर कंसल्टेंट है न्यूरो सर्जन। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर बातचीत के हमारे पहले एपिसोड में। सर, कोरोना के सेकेंड वेव को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं जिस पे लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि ये सेकेंड वेव क्या है, इसमें इलाज करना चाहिए या घर में ही आइसोलेशन में रहना चाहिए, ऐसी कई तरीके की बातें हैं। तो आज हम लोग किन मुख्य बातों पे चर्चा करेंगे, किन मुख्य बातों को जानना हमारी जनता के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? आज हम मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, सेकेंड वेव क्या है। दूसरा, क्या हमें इस सेकेंड वेव से डरना चाहिए। तीसरा, इस सेकेंड वेव से बचने का, इससे ब्रेवली फेस करने का कोई उपाय है। चौथा, हमारे आसपास जो मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इनको हम सबसे बेहतर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्या हमें भर्ती होना चाहिए किसी अस्पताल में। पाँचवा, और क्या क्या ऐसी सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिकली ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी जिससे इस सेकेंड वेव या इस तरह के आने वाले वेव से हम समय रहते बच सकें। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। और हम लोग अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग समझना चाहते हैं वो ये है कि लगातार अखबारों में हम लोग पढ़ रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं कि ये कोरोना की सेकेंड वेव है। सर, तो सेकेंड वेव क्या होता है? किस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये कोरोना की सेकेंड वेव है या आने वाली वेव किस तरीके से हम लोग समझें? सबसे पहले बात करें सेकेंड वेव है क्या। एक साथ किसी भी ज्योग्राफिकल एंटिटी, किसी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में बहुत सारे केसेस का एक साथ पैदा हो जाना, एक साथ ऑकर होना ही एक तरह का वेव या वायरल स्प्रेड कहा जाता है। क्या सेकेंड वेव के बारे में हमें बिल्कुल ही नहीं पता था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी एपिडेमियोलॉजिस्ट या क्लिनिशियन से बात करेंगे, वो बताएगा कि जब भी इस तरह के नोवेल वायरस या नोवेल इन्फेक्शन समाज में स्प्रेड करते हैं तो कुछ समय तक तो आप इनको रोक कर रख सकते हैं अलग अलग प्रयासों से, पर जब तक इसकी कारगर दवाई या कारगर ट्रीटमेंट नहीं आता तब तक यह अपने हिसाब से अपने फिजिकल एक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज और बिहेवियर के पैटर्न चेंज की वजह से ये धीरे धीरे फैलता रहता है। पिछले एक साल में हमने अलग अलग तरीके रेस्ट्रिक्शंस अपनाए जिससे बहुत सारा पॉपुलेशन अभी तक अछूता था। और पिछले 1-2 महीने में जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन और फिजिकल एक्टिविटी और कम्युनिकेशन बढ़ी है, जिससे एक से दूसरे में इस वायरस का फैलाव बढ़ा है, तो यह लाजमी था कि इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉपुलेशन में होता। और इसी विस्फोट को अचानक से एक साथ लाखों की मात्रा में केस आ जाने को हमने सुनामी, कोविड सुनामी का रूप दे दिया या इसे सेकेंड वेव कह दिया। क्योंकि फर्स्ट वेव तब था जब पहली बार आया था, बिल्कुल एक नेव नेसेंट कंट्री में, और सेकेंड टाइम हमें बहुत सारे केसेस अब मिल रहे हैं जाकर, जब बहुत सारा पॉपुलेशन एक साथ अफेक्ट हो गया और रिसोर्सेज क्रंच हो गए। सर, जिस तरीके से कोरोना के सेकेंड वेव में पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है, लोग सरकार और डॉक्टर्स को इसका जवाबदेह मान रहे हैं, ऐसे में लोगों की जवाबदेही क्या थी? लोग इसके लिए कितने जवाबदेह हैं? क्या इस सेकेंड वेव के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारें जिम्मेदार हैं या डॉक्टर्स जिम्मेदार हैं, हेल्थ सर्विसेज जिम्मेदार हैं? नहीं, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। हमें जब पता था कि इसकी फुल प्रूफ दवाई अभी नहीं बननी, जो भी वैक्सीनेशन या जो भी बचाव है वो सिंपल एक प्रोटेक्शन है, आपको बचाएगा, पर आपको बिल्कुल तरीके से कोई बुलेट प्रूफ कोई भी ऐसी इम्यूनिटी नहीं मिल जानी रातों रात जिससे कि आप बच सकते हैं। तो हमें तो थोड़ा बहुत बचकर चलना था। एनीवे, जो बीत गया सो बात गई। अभी अब है इसे फेस करने का, इस सुनामी को, इस कोविड सुनामी को हम कैसे फेस करें और इससे बढ़कर हम आगे ज़िंदगी कैसे आगे जिए जाए। सर, कोरोना को लोग कई बार फ्लू समझ रहे हैं, लेकिन किन लक्षणों के बाद हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि शायद हम कोरोना से संक्रमित हैं? वे कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए? सबसे पहला, आपकी अभी जो लाइफ स्टाइल चल रही है, जैसे भी चल रही हो, जिस भी अवस्था में आप हैं, आप डायबिटिक हैं, नॉन डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, नॉन हाइपरटेंसिव है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द डिजीजेज एग्जिस्टिंग विद इन यू, अगर आपके स्वास्थ्य में किसी भी तरह का ड्रास्टिक चेंज आता है
जैसे अचानक से बहुत ज़्यादा थकाव, बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस, जनरल बॉडी एक, अच्छा नहीं लगना, स्वाद का नहीं लगना, कुछ खा रहे हैं कड़वा लगना, नाक में थोड़ी सी सुरसुराहट, थोड़ा सा नज़ल स्टफीनेस, गले में कुछ कुछ आना, फिर गले में किचकिच, गले का जलना। कुछ लोगों में देखा गया है नाउजिया फील होता है, कुछ खाते हैं तो उल्टी जैसा फील हो रहा है, कुछ लोगों में पेट में क्रैम्प्स भी आ रहे हैं, कुछ लोगों में डायरिया भी हो रहा है, कुछ लोगों में अचानक से अगरबत्ती की खुशबू आनी बंद हो गई। कुछ लोगों में इनिशियल बुखार ही आया, सर्दी जुकाम बाद में आया। कुछ लोगों में बुखार है, पैरास्टामोल लेते हैं, ठीक हो जा रहा, बट इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग इवन आफ्टर 3-4 डेजेज। तो इस तरह की हेडेक होना, इस तरह के जितने भी सारे सिम्टम्स हैं आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में, जैसे ही इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं, इस महामारी की दौर में उसको मान कर चलें कि ये कोविड है। एक सबसे बड़ी गड़बड़ी जो हमारे भाई बंधु आजकल कर रहे हैं कि इस तरह के सिम्टम आने के बाद भी वो ये मानते हैं कि ये सीजनल है। ऐसा तो होता रहता है, हमें पहले भी हुआ था। मैंने पिछले वीडियोस में भी इस बात पे जोर दिया था। आपका शरीर और आपका दिमाग आपको खुद ही बताएगा कि इस बार के जो आपके लक्षण हैं ये पिछले बीते ज़िंदगी में आए लक्षण जैसे ही हैं या उससे कुछ अलग है। अगर उससे ज़रा सा भी अलग है तो इस महामारी के क्षण में आप यह मानकर चलें कि कोरोना ने आपको ग्रसित किया है और इसके लिए तुरंत तुरंत अपने किसी नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श लें, चाहे वो आपके रिलेटिव में हो, चाहे आपके कॉलोनी में हो या आपके आसपास के अस्पताल में हो, नर्सिंग होम में हो, तुरंत लें। आपको किसी भी एंटीजन टेस्ट और पीसीआर टेस्ट पर डिपेंड होकर 24 घंटे 48 घंटे उस टेस्ट का वेट करते रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतने सारे लक्षणों में से सर्दी जुकाम जैसा चीज़, माइल्ड कफ, सोर थ्रोट, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्वाद न लगना, कड़वाहट, सर दर्द होना, अननेसेसरी का बॉडी एक और सर दर्द होना, फिर भूख न लगना, लूज स्टूल कई बार हो जाना विदाउट एनी एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल क्रैम्प्स। इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं, बुखार लगना जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो या रिस्पॉन्ड करके भी फिर से दोबारा आ जा रहा हो, इस तरह के जितने भी लक्षण हैं, इसको इस महामारी के युग में आप मान कर चलें कि आप कोरोना से ग्रसित हैं। टेस्ट के लिए रैम्पेंटली भागने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। फर्स्ट गो में यह कोरोना है, आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करें। टेस्ट आपकी मर्जी है, आप कराना चाहें, नहीं कराना चाहें, वैक्सीन लेना चाहें, नहीं लेना चाहें, या वैक्सीन मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए अगर आपके अंदर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो इनिशियल सिम्टम्स यही हैं। इसी समय इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है, इसी समय आपको परामर्श की ज़रूरत है। इससे पहले कि शरीर में कुछ लोचा हो, कुछ देरी हो, इससे पहले कि आपका शरीर, आपका लंग जवाब देना शुरू करे, आप अपने चिकित्सीय सहायता के लिए, परामर्श के लिए जाएं। इनिशियल ट्रीटमेंट ही आपको बचाएगा। सर, कोरोना के सेकेंड वेव में एक लोगों के मन में एक डर का माहौल बन गया है। अब जब भी तबीयत ख़राब हो रही है वो घर पे आइसोलेट नहीं हो रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स जाएं। तो क्या हर कोरोना पेशेंट का इलाज हॉस्पिटल में ही होना चाहिए या घर पे भी आइसोलेशन में दवाइयों के ज़रिए वो ठीक हो सकते हैं? अब एक जो सबसे ज़रूरी बात आजकल उभर कर आ रही है और जिसके लिए हमारे जैसे डॉक्टर्स या जितने भी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनके पास फ़ोन आते हैं कि जी मुझे एक बेड दिला दो, मुझे ऑक्सीजन दिला दो, मुझे आईसीयू दिला दो। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है, क्या हम में से हर किसी को जो कोरोना से ग्रसित हो रहा है, इन्फेक्ट हो रहा है, उसको एडमिशन की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। मैं फिर से दोहराता हूँ, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन एक सिंपल कोल्ड एंड कफ का इन्फेक्शन है जो कुछ लोगों में कुछ कारणों से सीवियर हो जाता है। तो जब ये सीवियर हो जाता है, जब आपके बॉडी को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तभी आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है। उससे पहले आपको अस्पताल की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप कहाँ जाएंगे, उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। तो कब आपको जाना है? अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ होनी शुरू हो गई और डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर में सैचुरेशन 90 से नीचे गिरना शुरू हुआ, ऑक्सीजन देने के बाद भी अगर सैचुरेशन 90 से ऊपर नहीं आ रहा, तो आप अस्पताल का रुख कर सकते हैं, करना चाहिए। हाँ, अगर ऑक्सीजन लगाने के बाद 90 से ऊपर आ रहा है तो भी आप रोक सकते हैं। पहला सैचुरेशन देखने की ज़रूरत है। आपको तकलीफ़ कितनी हो रही है, सांस लेने में कितनी तकलीफ़ हो रही है। क्या बच्चों में जब सांस लेने की तकलीफ़ होती है तो बच्चे बता नहीं पाते, पर उनकी पसलियाँ अंदर की तरफ धंसती दिखती है। सांस लेने में काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, ऐसा लग रहा है कि सांस ना लेना हुआ एक एवरेस्ट पे चढ़ाई हो गई। तो क्या इस तरह की तकलीफ़ है?
क्या सैचुरेशन आपका 90 के नीचे जा रहा है ऑक्सीजन के बाद भी? क्या आपका हार्ट रेट या पल्स है वो 120 130 इस तरीके से ऊपर जा रहा है? क्या फीवर आपका 102 के ऊपर चल रहा है या 100 के ऊपर कंटिन्यूस चल रहा है डिस्पाइट ऑल द मेडिकेशंस? या 102 के ऊपर जाता है, दवाई लेते हैं, कम होता है, फिर 102 चला जाता है, उस बीच में आपको जनरल फटीग काफ़ी हो रहा है, आपका बीपी गिर सकता है, या आप अगर डायबिटिक हैं, शुगर बिल्कुल ही अनकंट्रोल हो रहा है, घर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब वैसी अवस्थाएं जो आपके लिए जानलेवा भविष्य में बन सकती हैं, अगर इस तरह में से कोई सिचुएशन आ रही है तो आप अस्पताल का रुख करिए। अगर मोटी मोटी बातों को हम ध्यान रखें इसमें, सबसे पहले आपकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है जिसमें आपको घबराहट होनी शुरू हो गई, और दवाइयों के बाद भी, फीवर कम होने के बाद भी वो कम नहीं हो रहा, तो आपको अस्पताल का रुख करने की ज़रूरत है। सैचुरेशन नंबर 2, सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर में लगा कर देखते हैं हम, अगर ऑक्सीजन लेने के बाद भी 90 से ऊपर नहीं आ रहा, आपको अस्पताल का रुख करने की ज़रूरत है। कम से कम कोरोना महामारी के लिए इन 2 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो मैक्सिमम मोर्टेलिटी हम बचा सकते हैं। हो क्या रहा है अभी कि जिस किसी को भी कोरोना जैसे सिम्टम्स हैं, कहीं से उसने RT-PCR करा लिया या एंटीजन करा लिया, उसे अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया, वो अपना पूरा जोड़ लगाता है, अपनी पूरी पहुंच और पैरवी और पैसे का यूज़ करके कहीं ना कहीं किसी नर्सिंग होम में जाकर भर्ती हो जाता है, एक बेड पे ऑक्यूपाई कर लेता है कि मैं तो सुरक्षित हो गया। पर ये गलत है। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, आप घर पे रहकर ठीक हो सकते हैं। ऐसे समय में अगर आपने किसी हेल्थ सर्विसेज का ऐसे जगह पे यूज़ किया जो किसी नीडी व्यक्ति को, किसी ज़रूरतमंद को दी जा सकती थी, तो आप वहाँ जाकर जैसे ही भर्ती हो जाते हैं तो आप किसी नीडी पर्सन को वहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं। यानी हो सकता है कि नॉर्मल अवस्था में आपकी बेड ऑक्यूपेंसी की वजह से दूसरा जिसको ज़रूरत हो उसे ऑक्सीजन भी ना मिले और वो मर जाए। तो इन स्थितियों से बचना चाहिए, खास करके सो कॉल्ड सुनामी जैसे फेज में जब बहुत सारे मरीज एक साथ आ रहे हैं समाज में, तो हमें इसी लिमिटेड रिसोर्सेज को, वैसे भी इतनी भी लिमिटेड नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज काफ़ी हैं, बट उसी रिसोर्सेज को जुडिशियली अगर यूज़ करेंगे, ठीक से जुडिशियसली अगर यूज़ करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपका सैचुरेशन 90 से नीचे डिप करता है, फीवर आपके कंट्रोल में नहीं है, पहले से आप डायबिटिक हैं और शुगर बिल्कुल ही अनकंट्रोल जा रहा है, 300 के ऊपर जा रहा है, आप घर में नहीं कंट्रोल कर सकते, दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ होगा, तब निश्चित रूप से आपको अस्पताल जाना चाहिए, नर्सिंग होम जाना चाहिए, कहीं ना कहीं जाकर किसी की निगरानी में, चिकित्सीय निगरानी में आपको अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उस समय घर पे रहने की ज़रूरत नहीं है, पर उससे पहले आपको पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर अपने पास रखिए, मेडिकल सर्विसेज आपको पता होना चाहिए कहाँ आसपास में अवेलेबल हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप वहाँ जा सकते हैं। तो आप इस महामारी के क्षण में भी उस फियरफुल या उस पैनिकी स्टेट से बच सकते हैं। उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है जितना पैनिक अभी लोग हो रहे हैं। जैसे आपके फ़ोन में फायर ब्रिगेड के नंबर होते हैं, एम्बुलेंस के नंबर होते हैं, 100 नंबर पुलिस के नंबर होते हैं, उसी तरीके से आपके फ़ोन में प्राइम लोकेशन पर आपके फैमिली फिजिशियन का नंबर होना चाहिए, या आसपास के प्राइमरी हेल्थ सेंटर या जो भी गवर्नमेंट डायरेक्टेड सेंटर्स हैं या फिर प्राइवेट सेंटर्स हैं या नर्सिंग होम हैं, उनके जो प्राइम कॉलिंग फ़ोन नंबर्स हैं, उनके नंबर आपके फ़ोन में सेव्ड होने चाहिए, घर में किसी लोकेशन पर लिखा भी हुआ होना चाहिए। सर, जिस तरीके से कोरोना पूरे देश में फैल रहा है, सेकेंड वेव की जो आप बात अभी बता भी रहे थे, ऐसे वक्त में सर सामाजिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, ख़ास तौर से जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे देश का, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए? एक बात और इसमें निकल कर आती है कि सामाजिक जिम्मेदारी क्या है। सामाजिक कहने का मतलब, एक होती है इंडिविजुअल जिम्मेदारी, एक होती है परिवार की जिम्मेदारी, एक होती है समाज की जिम्मेदारी या फिर देश की जिम्मेदारी। तो अभी तक जो मैं बातें करता आया था वो समाज और परिवार के बारे में इतना ज़्यादा नहीं, बट इंडिविजुअल और परिवार के बारे में मैं बात कर रहा था। तो सामाजिक जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, जो बड़े लीडरशिप है या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत दूर तक कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पर बीते 1 साल में जो भी अनुभव रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियों को, गवर्नमेंट को, या जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनको, इन सब पिछले 1 साल के डेवलपमेंट को देखते हुए तैयारियों में मुस्तैद रहना चाहिए। अब सिर्फ मैं इस सेकेंड वेव की बात नहीं कर रहा, संभव है कि जो पॉपुलेशन इस सेकेंड वेव में भी अछूता रह जाए, उनके लिए थर्ड और फोर्थ वेव भी आए आने वाले समय में, अलग अलग समय में आएगा। वैक्सीनेशन कितना सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, कितने लोग बचेंगे नहीं बचेंगे, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं।
पर हमें अपनी तैयारी मजबूत रखनी चाहिए थी, पॉलिटिकल लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी और इकोनॉमिक लेवल पे भी। पॉलिटिकल लेवल पे ये कि हमें बड़े लीडरशिप संभाल कर लीडरशिप को एक्चुअल लीड करते हुए यह लोगों में भरोसा दिलाना चाहिए कि आप सुरक्षित हाथों में हैं, आपके स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आपका ध्यान रख सकें। यह भरोसा दिलाना भी अपने आप में पैनिक की सिचुएशन से बाहर ले जाएगा। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियां हैं उन्हें 1 साल के अनुभव से सीख लेना चाहिए कि कोरोना हर किसी को होगा। हम और आप शुतुरमुर्ग की तरह अगर आंखें बंद कर लें कि कोरोना मुझे नहीं हो सकता, पड़ोसी में हो गया तो हो गया, हमें नहीं होगा, तो ये गलतफहमी है। इससे बाहर निकलिए। सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि ये नोवेल वायरस है, ये हर किसी को होना है, तो हमारी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन हमारा 10 का है और हमारे पास रिसोर्सेज 1 के हैं, तो हमें इस तरीके से करना चाहिए कि बाकी जो 9 आदमी इन्फेक्ट होंगे वो इतने समय अंतराल पे इन्फेक्ट हों कि अगर जब ज़रूरत पड़े तो वो वही एक बेड उन 10 के 10 लोगों के काम आ सके, अगर ज़रूरत पड़े तो। वरना अगर ठीक से मैनेज किया जाए तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद इक्के दुक्के किसी को ज़रूरत पड़ती है, 10 में से किसी एक को, 10 में से भी नहीं एक को, आप मूल रूप से कहें तो 100 में से किसी एक को ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन की या क्रिटिकल केयर ऑब्जर्वेशन की। अदरवाइज़ बाकी सारे लोग तो ठीक ही निकलते हैं। तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ हैं जिन्होंने, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें अपना डाटा एनालाइज करके और ऑनेस्टली सारे डाटा को देखते हुए और जितने रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको देखते हुए, दोनों को टाइट्रेट करते हुए फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि पूरे देश में कम से कम आने वाले समय में कोई पैनिक की सिचुएशन ना हो। इकोनॉमिकली, जब तक इकोनॉमी नहीं होगी तो कोई भी चीज़ें नहीं चल पाती हैं। समय का चक्र, जो समाज का चक्र है, वो रुक जाता है। पर उसके लिए भी जो तैयारी है, आपको एक चीज़ तो देखते हुए करना पड़ेगा कि अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो आपकी इकोनॉमी कहाँ से चलेगी। तो इंसान को जीवित रखते हुए इकोनॉमी को भी चलाते रहना पड़ेगा, वहाँ का भी पहिया चलना पड़ेगा। पर ध्यान रखना चाहिए कि इकोनॉमी उतना हैम्पर ना हो कि समाज में या परिवार में लोग बेरोज़गारी से गड़बड़ होने लगें या सड़क पे आ जाएं। पर इकोनॉमी भी उस रास्ते पे ज़रूर चलना चाहिए कि जैसे अभी सिचुएशन एराइज हुई कि अचानक से ऑक्सीजन की क्राइसिस हो गई और इंडस्ट्रीज़ में को कोई डायरेक्शन नहीं था कि वो अपने ऑक्सीजन को डाइवर्ट कर सकें। तो यहाँ लीडरशिप की ज़रूरत थी कि वो प्रीएम्प्टिव, जब ज़रूरत पड़नी है, कल को ज़रूरत पड़नी है, तो आज ही वो इन सब सारे रिसोर्सेज को चैनलाइज कर पाते। तो ये तभी संभव है जब बड़े लेवल पे जो एजेंसियाँ हैं आपस में इंटरलिंक्ड हो, आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें। हमारे पास सारा सिस्टम बना हुआ है, इंडियन सिस्टम है, इट्स द ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम। ये सारा सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बशर्ते है कि किसी एक टीम लीडर को लीड करने की, तो ना ऑक्सीजन की इतनी क्राइसिस होनी है, ना इतने बेड की क्राइसिस होनी है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर की क्राइसिस होनी है, ना दवाइयों की क्राइसिस होनी है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, और वो तभी संभव है जबकि लीडरशिप रोल अप्रोप्रिएट हो। सर, आज के वक्त में जिस तरीके से कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, लोग इसे सुनामी का भी नाम दे रहे हैं। ऐसे वक्त में सर क्या आपके क्या सजेशंस होंगे सर, हमारे व्यूवर्स को, हमारी जनता को? आज की इस विशेष चर्चा के अंतिम दौर में मैं कुछ बातों को कहते हुए कंक्लूड करना चाहूँगा, अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाना चाहूँगा। पहली बात, सुनामी सिर्फ एक नाम है। बहुत सारे लोग एक साथ इन्फेक्ट हो गए, इस वजह से हम इसे सुनामी कह रहे हैं। इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। एक सिंपल कोल्ड एंड कफ का वायरस है जो हमारे आपके अंदर आएगा, थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी होगी। अगर आप उससे पहले से तैयार हैं तो आप उससे आराम से लड़ सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। और एक बार आप लड़कर बाहर निकल जाते हैं तो मोस्टली आप सुरक्षित हैं। आप नेचुरली वैक्सीनेटेड हो गए, नेचुरली इम्यूनाइज्ड हो गए, ताकि फ्यूचर में अगर इसका कोई दूसरा भी स्ट्रेन आता है तो शरीर को पता है कि इस तरह के स्ट्रेन से कैसे लड़ना है, वो बेहतर रूप से तैयार रहेगा। तो इस सुनामी से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तैयारियों की ज़रूरत है। जब भी शुरुआती लक्षण दिखे, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है, जनरल बॉडी से रिलेटेड हो सकता है। तो इन शुरुआती लक्षणों को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। शुरू के 48 घंटे के अंदर शुरू किए गए ट्रीटमेंट, जिसमें छोटा सा पैरासीटामॉल और एंटीहिस्टामिनिक्स भी हैं, स्टीम भी है, इन्हीं से जो छोटे छोटे ट्रीटमेंट हैं, इन्हीं से आप मोस्टली लड़ाई जीत जाते हैं। तो आप शुरुआती लक्षणों को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। हाँ, जिस समय आवश्यकता पड़ी, सैचुरेशन डिप कर रहा है, उस समय
चिकित्सीय सहायता लेने से बिल्कुल ना हिचकें, आप घर में बंद ना रहें, उस समय हेल्प के लिए पुकारें। व्हेन टू कॉल फॉर हेल्प, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग वी शुड लर्न। तो ये तभी संभव है जब आप अपना और परिवार का रेपो अपने आसपास के फिजिशियंस, आसपास के नर्सिंग होम से बनाए रखेंगे, ताकि ज़रूरत के वक्त वो आपके काम आ सकें। और चौथा, रिसोर्सेज को अननेसेसरीली वेस्ट ना जाने दें, वेस्ट ना करें। अगर आपके पास ऑक्सीजन है, अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी है कि आपने बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर रखे हैं बुरे समय के लिए और अभी आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो कृपया उन लोगों के लिए उसे एक्सटेंड करें जिन्हें सही में ज़रूरत है। यकीन मानिए, जब आपको ज़रूरत होगी तो भी कहीं ना कहीं से वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। इन सब बातों को देखते हुए हमें इस महामारी के क्षण में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, समय पे हेल्प पहुंचाना चाहिए, समय पे हेल्प के लिए पहुंचना भी चाहिए। तभी हम इस तरह की महामारी से अभी और आने वाले समय में लड़कर जीत पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत कुमार चौधरी सर, हम लोगों से अपना कीमती वक्त निकाल के बातचीत करने के लिए और जनता को ये बताने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये बातचीत का एपिसोड अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं, शेयर करें। हम लोग बातचीत के नए एपिसोड में फिर से अगले हफ्ते आप लोगों से मिलेंगे, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।